तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर पीएम मोदी के हमले का समाजवादी पार्टी ने भी विरोध किया। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चुनावी मंच से लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री जी पहले ये तय कर लें कि मंच पे एज ए भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के रूप में बात करते हैं या प्रधानमंत्री जी के रूप में बात करते हैं। यही नहीं पता चलता कि कब वो गैर राजनीतिक हो जाते हैं, कब राजनीतिक हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन तो उन्होंने फैला रखा है। पहले वो बताएं तो सही कि किस रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में या प्रधानमंत्री जी के रूप में। अगर प्रधानमंत्री जी के रूप में सेवा कर रहे हैं तो आप जनता के जो वादे किए थे उस पर बताइए, आप जनता के मुद्दों पर बात कीजिए। जो जनता ने आपको चुना था उस जनता के बारे में बताइए। जब आपको लगने लगा कि आप इलेक्शन हारने लगे, पाँच चरण चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब उनकी नैया पार नहीं होगी, तो वो इमोशनल कार्ड खेलने लगे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी पीएम मोदी पर हमला करते हुए दावा किया कि वो बिना किसी आधार के नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी पर आरोप लगाते रहते हैं। अब तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया जी पर हमले होते थे, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि लगातार राजीव जी पर हमले हो रहे हैं। क्या कहना है? नहीं, देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उनका एक ही लक्ष्य रहा है कि कांग्रेस के जो भी वरिष्ठ नेता थे और हैं उनके खिलाफ लगातार कुछ न कुछ जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं, ऐसी बातें वो कहते चले जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा जी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने अब राजीव जी के पीछे पड़े हैं। तो ये एक हमको लगता है कि आदमी जब बुखलाहट जब उसको हो जाती है, जब उसको ये परेशानी हो जाती है कि सत्ता हाथ से जा रही है, तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री की वही हालत है। उनको लग रहा है कि आने वाला चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए ऐसी बातें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन ऋषि के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए दावा किया कि राजीव गांधी के पीएम रहते हुए आईएनएस का दुरुपयोग किया गया। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर के कई आरोप लगाए। बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब से। शाहनवाज जी, कांग्रेस का ये कहना है, अहमद पटेल ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कि उन्होंने प्रधानमंत्री को डिमोलिश कर दिया है, वो डर गए हैं, इसलिए इस तरीके की निचली बातों पर आ गए हैं। ये निचली बातें नहीं हैं, ये सेना का, आईएनएस का प्रधानमंत्री रहते जिस तरह का दुरुपयोग हुआ था उसका जिक्र हुआ है। निचली बातें तो कांग्रेस कर रही है। जिस तरह देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को आप देश के प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे, देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के प्रधानमंत्री को 52 गालियां तो इस चुनाव में पड़ गई। यानी क्या क्या नहीं शब्द बोले जा रहे हैं। कोई जल्लाद बोल रहा है, कोई रावण बोल रहा है, कोई दुर्योधन बोल रहा है। ऐसी ऐसी गालियां दी गई जो अपने विरोधी के लिए हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। क्या हो रहा है? भारतीय राजनीति की मर्यादा को तोड़ने का काम कांग्रेस और विपक्षी दल के नेताओं ने किया है। प्रधानमंत्री तथ्य के साथ बात कर रहे हैं। कांग्रेस कह दे कि आईएनएस विराट पर जो छुट्टी मनाने की बात प्रधानमंत्री ने कही है, क्या वो झूठ है या मानहानि करे? राजीव गांधी को लेकर पीएम मोदी के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने अटल जी का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला और उनके खिलाफ विवादास्पद बयान दे डाला। राजीव गांधी जिनके बारे में खुद प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी कह के गए हैं कि अगर राजीव नहीं होते तो मेरी जान नहीं बचती, उनके बारे में इस तरह की बात करना और उसके बाद कांग्रेस पर आरोप लगाना कि कांग्रेस इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। इस बीच एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने नेहरू की तारीफ करते हुए उन्हें देश का नायक करार दिया। साथ ही उन्होंने ये मौजूदा कांग्रेस पर नेहरू को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। नेहरू जी राष्ट्र नायक थे, लेकिन आज की कांग्रेस से नेहरू जी का कोई रिश्ता और वास्ता नहीं है। आज की कांग्रेस नेहरू विरोधी कार्यों में लगी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें
दें, वाराणसी से महागठबंधन के उम्मीदवार रहे तेज बहादुर की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल तेज बहादुर ने याचिका दी थी, उनका नामांकन रद्द हो गया था और नामांकन रद्द होने के खिलाफ इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो तेज बहादुर के लिए बड़ा झटका है। इससे पहले तेज बहादुर ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था और वहां से भी उनको राहत नहीं मिली थी। इसके बाद वो देश की सर्वोच्च अदालत पहुंचे और यहां पर भी उनकी याचिका को खारिज किया गया है। दरअसल तेज बहादुर की जो ये याचिका थी, जिसको उन्होंने चुनाव आयोग में भी जब अपनी बात रखी थी तो ये कहा था कि जिस तरीके से उनके चुनाव आयोग ने उनसे सीधे सीधे ये पूछा था कि उन्हें क्यों निकाला गया था बीएसएफ से, जिसके बाद उन्होंने दो अलग अलग बातें कही थी जिसको लेकर चुनाव आयोग ने क्लियर करने के लिए कहा था, उन्हें दूसरा मौका भी दिया था, लेकिन उन्होंने अलग अलग बातें की जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका तेज बहादुर यादव को लगा है। बनारस से लड़ने वाले थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट वो लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। एहतशाम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एहतशाम, तेज बहादुर यादव की जो आखिरी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट, वो भी अब एक तरीके से उन्हें बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये उम्मीद भी टूट गई। और बिल्कुल अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये बिल्कुल साफ हो गया है। उनके तरफ से जो वकील थे उन्होंने ये जिरह की और कहा कि उनको समय नहीं दिया गया। शाम को 6 बजे ये कहा गया कि वो इलेक्शन कमीशन से वो सर्टिफिकेट लाएं कि उनकी बर्खास्तगी किस तरह से हुई थी, और सुबह 11 बजे तक जमा करने के लिए कहा गया, दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक। तो उनके पास वक्त बहुत कम था, ये तर्क वो दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो प्रावधान है उसके तहत ही काम करना चाहिए था आपको, और अगर आप सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए तो और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। इसलिए उन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। हाँ, एक उपाय उनके पास ये रहता है कि बाद में वो पूरी चुनाव प्रक्रिया को चैलेंज कर सकते हैं एक इलेक्शन पिटीशन के जरिए, लेकिन वो बहुत दूर की बात होगी और उसमें कोई बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिलता है। तो फिलहाल ये है कि अब वो चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे। जी, शुक्रिया एहतशाम। उधर न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन के बहाने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। हकीकत है ना कि ये जो सरकार आई उसमें जब यूपीए कमजोर हुई, वो जो आपका आंदोलन था उसका बड़ा रोल था, तो कहीं ना कहीं एक और उस टाइम ये नारा भी था कि दिल्ली में केजरीवाल, केंद्र में मोदी। वो जनता कह रही थी। हाँ, जनता कह रही थी। मेरा ये कहना है, अगर उस टाइम अन्ना आंदोलन में पता होता ना कि इसके बाद मोदी जी आ जाएंगे, कभी अन्ना आंदोलन दोबारा नहीं करते। वो मतलब वो नहीं करते अगर ये पता होता मोदी और अमित शाह की जोड़ी देश में आ जाए। अंदाजा नहीं था आपको? बिल्कुल भी है, आपको अंदाजा नहीं था कि ये होने वाला है? या दूर दूर तक आपको भी अंदाजा नहीं था? किसको अंदाजा था कि अन्ना आंदोलन होएगा, कांग्रेस का भ्रष्टाचार उठाएंगे और उसके बाद अचानक एक आदमी आके उसका फायदा उठा लेगा? बातचीत के दौरान केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया कि जो नेता दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देगा प्रधानमंत्री पद के लिए, वो उनका समर्थन करेंगे। ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, बननी चाहिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। अगर वो बन रहे होंगे तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने की शर्त पर उनको सपोर्ट कर देंगे। ममता जी भी तो आपने ये शर्त नहीं लगाई? ममता जी कर देंगे, उनसे बात हो गई है। अच्छा, इनसे बात नहीं हुई है, इन्होंने अपना मैनिफेस्टो बदल दिया। ममता जी पूरा सपोर्ट करती हैं, दिल्ली को पूर्ण राज्य के लिए पूरा सपोर्ट करती हैं। मोदी और अमित शाह की जोड़ी को छोड़ के जो पूर्ण राज्य के लिए देगा उसको सपोर्ट कर देंगे। वो एनसीपी नेता मजिद मेमन ने भी कांग्रेस को नसीहत दी कि वो दिल्ली से ज्यादा मध्य प्रदेश और राजस्थान में ध्यान दे, जिससे बीजेपी को हराने में मदद मिल सके। ये बात तो सही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रही है। अगर वो दोनों एक साथ लड़ लेते तो भारतीय जनता पार्टी का 7 सीटों से सफाया हो सकता था। बहरहाल अब जो भी परिस्थिति है, कांग्रेस को अपनी पार्टी के लिए काम करना है, आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी के लिए काम करना है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल को राजनीति का सबसे अविश्वसनीय चेहरा करार दिया। एक सीट दिल्ली में आएगा नहीं। जो व्यक्ति की विश्वसनीयता खत्म हो गई, जिसने कहा था कि शीला दीक्षित पर केस करेंगे, वो शीला दीक्षित के चरणों में गिर गया। अरविंद केजरीवाल देश में सबसे अविश्वसनीय राजनीतिज्ञ है। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के बीच साठगांठ का आरोप लगाते हुए उनसे नफरत करने की बात कही। राहुल गांधी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं मोदी जी से प्यार करता हूं, मैं मोदी जी से नफरत नहीं करता।
मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो मोदी जी से नफरत करता हूँ, सीधी से। राहुल गांधी जी प्यार करते होंगे, मैं नहीं प्यार करता। जो आदमी इस देश के साथ गद्दारी करेगा, केजरीवाल कभी उसके साथ प्यार नहीं कर सकता। यही नहीं, उन्होंने खुद पर हुए हमलों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और पूरे मामले को अपनी हत्या की साजिश से जोड़ दिया। ये जो बार बार जो हमले हो रहे हैं और हर हमले के बाद कहा जाता है ये आम आदमी पार्टी का था, केजरीवाल से नाराज था, हर हमले के बाद ये ट्रेंड है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लो आम आदमी पार्टी का था, मान लो केजरीवाल से नाराज, इसका मतलब सीएम पे हमला कर देगा। अगर ये नॉर्मल है तो फिर तो मोदी जी को हमला करने वाले की पता नहीं कितनी लंबी लाइन लग जाएगी। बीजेपी में पता नहीं कितने बैठे हैं जो मोदी जी पे हमला करना चाहते हैं। तो ये एक नॉर्मल डिस्कोर्स बना के एक दिन ये घातक हमला करना चाहते हैं। ये केजरीवाल को परमानेंटली खत्म करना चाहते हैं। ये बीजेपी की साजिश है। और फिर कह देंगे आम आदमी पार्टी का था, केजरीवाल से नाराज था, इसलिए केजरीवाल का मर्डर कर दिया उसने। ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं चल रही जो ये बीजेपी वाले करा रहे हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने न्यूज 18 को दिए केजरीवाल के इंटरव्यू के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा और दावा किया कि दिल्ली में कांग्रेस की नहीं, आम आदमी पार्टी की बीजेपी से लड़ाई है। वो सभी जगह अपना समय व्यस्त कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन और बीजेपी के बीच में मुकाबला है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने प्रियंका गांधी पर भी हमला बोला और दावा किया कि वो सिर्फ मुसलमानों के इलाके में ही प्रचार कर रही हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि प्रियंका बीजेपी के वोट बैंक वाले इलाकों में प्रचार नहीं कर रही। प्रियंका गांधी जी दिल्ली के मुस्लिम इलाकों के अंदर रोड शो कर रही हैं। क्या मकसद है? अपनी पार्टी को जिताना चाहती हैं। ये प्रियंका गांधी राजस्थान नहीं गई रोड शो करने, मध्य प्रदेश नहीं गई, छत्तीसगढ़ नहीं गई रोड शो करने, जहां सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, वहां नहीं जा रही। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा को कमजोर कर रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिल्ली में कांग्रेस को कोई हिंदू वोट नहीं दे रहा, केवल मुसलमानों के अंदर। राहुल गांधी आए तो उन्होंने मुसलमानों के एरिया में मीटिंग, अभी सभा करी परसों। प्रियंका गांधी केवल और केवल मुस्लिम इलाकों में घूम घूम के रोड शो कर रहे हैं। क्यों? वो मुस्लिम्स में कंफ्यूजन पैदा करके एक चंक हमारा वोट का ले जाना चाहते हैं ताकि आम आदमी पार्टी हार जाए, बीजेपी को फायदा हो जाए। वहां पे उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? चाहेंगे कि बीजेपी को फायदा हो जाए। उनसे पूछिए। अब पूरा देश कह रहा है, बड़े बड़े आप जैसे पत्रकार कह रहे हैं कि यार ये कांग्रेस कर क्या रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कांग्रेस ने कोई सुपारी ले रखी है सारे विपक्षी दलों की ऐसी तैसी करने की। दिल्ली में हमें कमजोर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गठबंधन को सीट दर सीट कमजोर कर रहे हैं। उधर वहां पे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को कमजोर करने पहुंच गए, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को कमजोर करने पहुंच गए जहां इनकी एक सीट नहीं है। वहां पे केरला में ये लेफ्ट को कमजोर करने पहुंच गए। अभी उमर अब्दुल्ला जी ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था, पढ़ना उनका ट्वीट। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की स्टेट लड़ाई है, वहां कांग्रेस प्रचार ही नहीं कर रही। ऐसे लग रहा है जैसे तीनों सीटें बीजेपी के लिए छोड़ दी। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बहन भाई प्रचार करने नहीं जा रहे। जितने विपक्षी पार्टियों के स्टेट्स हैं बस वहां प्रचार कर करके वोट काट रहे हैं हमारे। क्यों? नहीं तो क्या वो छोड़ दें, सारी स्टेट ही छोड़ दें, अपना सिर्फ मध्य प्रदेश राजस्थान तो चले जाएं, वहां 2-4 एक्स्ट्रा सीट आ जाएंगी। अच्छा, आपके मन में शक पैदा नहीं होता कि राहुल गांधी और प्रियंका दिल्ली में केवल और केवल मुस्लिम इलाकों में प्रचार क्यों कर रहे हैं? भाई वो अपनी सीट जीतना चाहते हैं, उनको लगता है कि यहाँ से हिंदू इलाकों में भी जाके प्रचार कर लें, हिंदू कोई वोट नहीं दे रहा। आपको ये शक नहीं होता कि राजस्थान में प्रियंका गांधी रोड शो क्यों नहीं कर रही, मध्य प्रदेश में रोड शो क्यों नहीं कर रही? करना चाहिए ना। सारा दिन उत्तर प्रदेश में लगी रहती है, आप दिल्ली आ गई।